बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ए प्लस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 10 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक आपके यूनिट नंबर 10 के साथ है। बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात शुरू करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 86, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फिनोमिनन इन विच, एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा, फोटॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल, बस यहीं पे मैं हंस से रुक जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल्स पे फोटोन फॉल करने की वजह से मेटल से फोटोन नहीं निकलते, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। सो अल्फा भी गलत है और बीटा भी इसी वजह से ही गलत है। चार्ली, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये जुमला सही नहीं है। यहां तक तो सही है कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन तमाम निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती और वेलोसिटी भी सेम नहीं होती। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ द मेटल विद डिफरेंट वेलोसिटीज नॉट ग्रेटर देन अ सर्टेन वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 87, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी में क्या हो, इजाफा हो, तो फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी में भी आपको क्या करना पड़ेगा? इजाफा करना पड़ेगा। और एनर्जी में इजाफा करने के दो तरीके हैं। एनर्जी में इजाफा वेवलेंथ कम करके भी किया जा सकता है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा करके भी किया जा सकता है। आपके 87 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन शुड बी increased. Question number 88, which of the following is dependent on the frequency of incident radiation in a photoelectric effect experiment? एक एक ऑप्शन देख लें। अमाउंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या अमाउंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। बीटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल टू रिड्यूस द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज टू जीरो, ये बिल्कुल सही है। वजह, निकलने वाले फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती जाएगी और उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। आपकी 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 89, if the wavelength of the incident radiation in a photoelectric experiment is decreased from 6000 A naught to 4000 A naught, then, अगर आप फॉल करने वाली लाइट की वेवलेंथ में कमी कर रहे हैं, इसका मतलब फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में क्या हो रहा होगा? इजाफा। इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में भी क्या हो रहा होगा? इजाफा। इसका मतलब उनको रोकने के लिए आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पहले के मुकाबले में ज्यादा करना पड़ेगा। आपके 89 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 90, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शोज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको याद हो तो आइंस्टाइन ने क्वांटम नेचर पे एक्सप्लेन किया था, जिसमें लाइट की फोटोनिक बिहेवियर को सामने रखते हुए डिस्कशन की गई थी। यानी ये लाइट की किस नेचर को शो करता है? पार्टिकल नेचर को शो करता है। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 91, हाइड्रोजन एटम डज नॉट एमिट एक्स रेज बिकॉज, उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि हाइड्रोजन एटम के शेल्स हैं उनके दरमियान गैप इंतहाई क्या है? कम है। और गैप इंतहाई कम होने का क्या मतलब है कि डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस भी दो शेल्स के दरमियान क्या होगा? कम होगा। एनर्जी डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, ट्रांजिशन के बाद निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस की वेवलेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। जबकि आपको पता है एक्स रेस की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है, यानी इंतहाई कम होती है। आपके 91st एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी इट्स एनर्जी लेवल्स आर टू क्लोज टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 92, एन एक्स-रे ट्यूब ऑपरेट्स ऑन 30 किलो वोल्ट, व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ एमिटेड? अब इसको करने के लिए दो एनर्जीज को इक्वेट कर दें, एक की जगह लिखने ईवी और दूसरी की जगह लिखने hc बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा उधर ले हैं, ईवी इधर ले हैं, तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? hc ओवर ईवी। नो प्लीज ध्यान से देखिएगा, लैम्डा इक्वल्स h की जगह क्या आ जाएगा? 66 इंटू 10⁻⁻35 या 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की जगह क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ फोटॉन, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻⁸। ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 या 16 इंटू 10⁻20। और वोल्टेज कितना था? 30 kV, दैट इज 3 इंटू 10⁻4 वोल्ट। अब प्लीज ध्यान से देखिएगा, ये 3 और 3 आपस में क्या हो गया? कैंसिल। अगर मैं 66 को ऑलमोस्ट क्या ले लूं? 64
तो 64/16 इज 4। तो आपके आंसर का पहला या इकलौता नॉन जीरो नंबर क्या आएगा? 4। और अगर मैं गलत नहीं तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है जिसमें मुझे 4 दिखाई दे रहा है। आपको 10 की पावर्स को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? 0.4 ए नॉट, यानी 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 93, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू हार्ड मेटल्स में लाइक टंगस्टन, इलेक्ट्रॉन्स का हाई लेवल से लो लेवल्स पे आना ड्यू टू इनर्शियल ट्रांजिशन, ये एक्सरे पैदा होने की वजह। आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी आपके 93rd एमसीक्यू का आंसर होगा ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट इन एन एटम। क्वेश्चन नंबर 94, गिवन H equals 6.6 into 10 raised to power minus 34 joule second. The momentum of each photon in a given radiation is 3.3 into 10 raised to power minus 29 kilogram meter per second. The frequency of the radiation is. अब इसमें फिर क्या करें? दो एनर्जीज को आपस में इक्वेट कर लें। E equals E, एक E की जगह क्या आ जाएगा? HF, और दूसरे E की जगह क्या आ जाएगा? PC, where P is the momentum, C is the speed of the light of photon। यहां से F किसके बराबर आ जाएगा? PC over H। F equals P, momentum 3.3 into 10 raised to power minus 29 या 33 into 10 raised to power minus 30। C, speed of light 3 into 10 raised to power 8। H, Planck's constant 66 into 10 raised to power minus 35। प्लीज सर ध्यान से देखिएगा, 33/66 is 1/2, 3/2 is 1.5, यानी आपका आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 1.5 से स्टार्ट होगा। 1.5 से मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई दे रही है, कौन सी वाली? डेल्टा। 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा, यानी 1.5 into 10 raised to power 13 hertz। क्वेश्चन नंबर 95, what energy in joules would a photon of light with a wavelength of 3 into 10 raised to power minus 4 centimeter have? ना आपके पास एक फोटोन है, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 3 into 10 raised to power minus 4 सेंटीमीटर, यानी लैम्डा। आपने उसकी एनर्जी किस में निकालनी है? जूल्स में निकालनी है। नाउ प्लीज, E equals AC by lambda। आई रिपीट, E equals AC by lambda। आपके पास E equals H कितना है? 6.6 into 10 raised to power minus 34। आपके पास C कितना है? 3 into 10 raised to power 8। और आपके पास लैम्डा कितना है? 3 into 10 raised to power minus 4 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा? 10 raised to power minus 2 मीटर। प्लीज साथ यहां से दिखेगा, ये 3 और 3 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बनेगा? 6.6। और फौरन अगर मैं ऑप्शंस की तरफ देखूं तो मुझे कोई हिंट मिलता है, यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि बीटा और डेल्टा दोनों 6.6 से स्टार्ट हो रहे हैं। आगे चलें जरा, -4 और -2 कम्स आउट टू बी -6, जो ऊपर आकर क्या हो जाएगा? +6। 6 and 8 14, और 14 जब -34 में से माइनस होगा तो दिस कम्स आउट टू बी 6.6 into 10 raised to power minus 20। आपके 95th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 96, इफ योर बॉडी मास इज 66.26 किलोग्राम and you are running at the speed of 10 meter per second, what will be the de Broglie wavelength associated with you? बड़ा फेमस फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स h over mv। h 66 into 10 raised to power minus 35। मास कितना था? 66.26 किलोग्राम। उसको राउंड ऑफ करके मैंने क्या ले लिया? 66, और वेलोसिटी क्या थी? 10। 66 और 66 हो जाएगा कैंसिल। ये 10 ऊपर आके 10 raised to power minus 35 को क्या कर देगा? 10 raised to power minus 36, and 10 raised to power minus 36 can also be written as 10 into 10 raised to power minus 37, जिसमें जब एक जीरो से कैंसिल हो जाएगा तो फिर 10 raised to power minus 36 आ जाएगा। आपके 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 97, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट required to emit photoelectrons from the metal surface is called one of the easiest MCQ, threshold frequency। यानी आपके 97 MCQ का आंसर क्या होगा? threshold frequency। यानी आपके 97 MCQ का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 98, फिगर shows the variation of photoelectric current with anode potential for a photosensitive surface for 3 different radiations. Let IA, IB and IC be the intensities, and FA, FB and FC be the frequencies of the curve A, B and C respectively. Then याद रखिएगा, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का सिंबल क्या होता है? I, और इंटेंसिटी का सिंबल भी क्या होता है? I। ये याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का सारा दारोमदार किस पे होता है? फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी पे।
तो आप आई को यहां पे इंटेंसिटी ले लें, आप यहां पे आई को करंट ले लें, दोनों सूत्रों में एमसीक्यू बिल्कुल सही सॉल्व होगा। और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी पे या फ्रीक्वेंसी पे। अब जरा मैं इस सवाल को आगे लेके चलूं। आपको तीन कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, कर्व ए एंड बी क्वेश्चन में दिखाई दे रहे होंगे। कर्व ए और बी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? सेम है। यानी कर्व ए और बी एक ही पॉइंट पे, जिसको जो ओ के पास आपको दिखाई दे रहा है, ओ तो नहीं है लेकिन ओ के पास आपको दिखाई दे रहा है, एक ही पॉइंट पे माइनस एक्स एक्सिस या माइनस वोल्टेज एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब कर्व ए और कर्व बी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को शो कर रहे हैं कि जिनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल्स की वैल्यूज क्या है? सेम है। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल्स की वैल्यू क्या है? सेम है, इसका मतलब कर्व ए और कर्व बी दो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को शो कर रहे हैं कि जिनमें निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है? सेम है। इसका क्या मतलब होगा? फॉल करने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसीज भी क्या होगी? सेम होगी। तो कर्व ए और कर्व बी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, यानी एफ ए इक्वल्स एफ बी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कर्व ए का ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो रहा है और कर्व बी का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब कर्व ए और कर्व बी के लिए फ्रीक्वेंसीज तो सेम है, लेकिन कर्व ए और कर्व बी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फॉल करने वाली लाइट की इंटेंसिटी सेम नहीं है। यानी आई ए आई बी के इक्वल नहीं है। एफ ए एफ बी के इक्वल है, लेकिन आई ए आई बी के इक्वल आपको नहीं दिखाई दे रहा। आगे किसी ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 99. If E1, E2 and E3 are the respective kinetic energies of an electron, an alpha particle and a proton, each having the same de Broglie wavelength, then in terms of energy, de Broglie या de Broglie wavelength का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स h ओवर स्क्वायर रूट 2me। यहां से अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर लूं तो लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर ओवर 2me। यहां से e को उधर लें और लैम्डा स्क्वायर को उधर लें तो e इक्वल्स a स्क्वायर ओवर 2m लैम्डा स्क्वायर। h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, और क्वेश्चन के मुताबिक तमाम पार्टिकल्स की वेवलेंथ लैम्डा क्या है? सेम है। तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। इट मींस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। तो किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी? जिसकी मास सबसे कम होगी। किसकी एनर्जी सबसे कम होगी? जिसकी मास सबसे ज्यादा होगी। अमंग द गिवन पार्टिकल द लाइटेस्ट वन इज इलेक्ट्रॉन। इसकी मास सबसे कम है तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। एंड अमंग द गिवन पार्टिकल द हैवीएस्ट इज अल्फा। इसकी मास सबसे ज्यादा है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। आपके 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। E1 किसकी एनर्जी है? इलेक्ट्रॉन की। E3 किसकी एनर्जी है? प्रोटॉन की। और E2 किसकी एनर्जी है? अल्फा पार्टिकल की। आई रिपीट, 99 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 100. द de Broglie wavelength of a 1 kilogram object moving with the speed of 1 meter per second is lambda equals h over mv। m कितना है? 1, v कितना है? 1, और h क्या है? 6.6 into 10 raised to power minus 34. So answer comes out to be 6.6 into 10 raised to power minus 34 मीटर, यानी 100th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 101. The work function of a tungsten is 4.5 eV. The threshold frequency is. Now please ध्यान से देखिएगा. Work function is equal to hf naught, where h is the Planck's constant, f naught is the threshold frequency और phi क्या है? वर्क फंक्शन। यहां से फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? phi ओवर h। h कितना है जी आपके पास? 6.6 यानी 66 by 10 into 10 raised to power minus 34। वर्क फंक्शन कितना था? 4.5। तो मैंने 4.5 को क्या बना दिया? 45 by 10। और EV को जूल में चेंज करने के लिए आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1.6 into 10 raised to power minus 19 से, यानी 16 by 10 into 10 raised to power minus 19। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। 16 into 4, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इस 45 को ऑलमोस्ट क्या बना दूं? 40 बना दूं, तो 16 into 4 is 64। 64 और 66 ऑलमोस्ट क्या हो गए? कैंसिल। ये 10 और 10 ऑलमोस्ट क्या हो गया आपके पास? कैंसिल। ये 10 इस 40 को बनाया हुआ था, एक 10 से क्या हो गया? कैंसिल। माइनस 34 ऊपर जाकर क्या होगा? प्लस 34। तो 1 into 10 raised to power minus 19 plus 34, that is 10 raised to power 15 हर्ट्ज। आपके 101 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 102. 4 elements A, B, C, D have the work functions of 2, 2.4, 2.8, 3.2 eV. Light of wavelength 4000 A naught is incident on them. The elements which emit
फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर। तो सबसे पहले तो फॉल करने वाली लाइट की वेवलेंथ की मदद से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, और एनर्जी कैसे निकलेगी? E इक्वल्स AC by lambda, E इक्वल्स H 66 into 10 raised to the power minus 34, C 3 into 10 raised to the power 8, lambda 4 into 10 raised to the power minus 7, चूंकि 4000 A नॉट था, और EV में आंसर निकालने के लिए 1.6 into 10 raised to the power minus 19 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, या 16 into 10 raised to the power minus 20 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 16 into 4 is 64, which is almost cancelled by 66. minus 7 and minus 20 is minus 27, जो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 27, 8 से मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस 35, तो तमाम 10 की पास क्या होगी, कैंसिल। तो फॉल करने वाली लाइट की एनर्जी क्या है, 3 eV। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मेटल का वर्क फंक्शन 2 eV है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगा, बिकॉज इट इज लेस देन 3 eV। जिस मेटल का वर्क फंक्शन 2.4 eV है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी, बिकॉज इट इज लेस देन 3 eV। जिस मेटल का वर्क फंक्शन 2.8 eV है वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी, बिकॉज इट इज लेस देन 3 eV। लेकिन जिस मेटल का वर्क फंक्शन 3.2 eV है, ये 3 eV वाली लाइट के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं करेगी। आपके 102 MCQ का आंसर क्या होगा, A, B and C, यानी आपके 102 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 103, which of the following is true about soft X-rays with respect to hard X-rays? Hard X-rays की wavelength कम, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। सॉफ्ट X-rays की wavelength ज्यादा, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम। आपके 103 MCQ का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, यानी आपके 103 MCQ का आंसर क्या होगा, डेल्टा। Question number 104, if the distance between the anode and the cathode is halved and the target potential is increased to double, the energy of characteristic X-rays become। characteristic X-rays की एनर्जी इनर शेल ट्रांजिशंस पे और टारगेट एलिमेंट के शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस पे डिपेंड करती है। इसका मशीन या इंस्ट्रूमेंट के या एनोड या कैथोड के किसी पैरामीटर से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपके 104 MCQ का आंसर क्या होगा, remains same, यानी बीटा। Question number 105, K alpha X-rays are produced by the jumping of electrons from। K का मतलब है कि हाई शेल से K शेल पे ट्रांजिशन हो रही है, और अल्फा का मतलब क्या है कि एक शेल का फर्क है। तो इसका मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां हो रही है, L से K, और अगर K क्या है 1 तो L क्या होगा 2, M क्या होगा 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब K अल्फा का मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां तक हो रही है, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल तक हो रही है। आपके 105 MCQ का आंसर क्या होगा, अल्फा। Question number 106, lights of two different frequencies whose photons have energies 1 eV, now मैं इसको E1 कह देता हूं, and 2.5 eV, now मैं इसको E2 कह देता हूं, respectively successively illuminate a metal of work function 0.5 eV, मैं इसको phi कह देता हूं। The ratio of maximum speeds of emitted electrons will be। आपने एक ही मेटल पे कि जिसका वर्क फंक्शन क्या था 0.5 eV, दो लाइट फॉल करवाई। एक लाइट थी 1 eV की एनर्जी वाली और दूसरी लाइट थी 2.5 eV की एनर्जी वाली। दोनों सिचुएशन में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। बताएं दोनों सिचुएशन में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो क्या होगी, या मुझे यूं कहना चाहिए मैक्सिमम स्पीड्स की रेशियो क्या होगी। तो स्पीड की रेशियो निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जीज की ही रेशियो निकालनी पड़ेगी। नाउ प्लीज आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन, Ke1 is equal to E1 minus phi। Now Ke1 मुझे नहीं पता, E1 क्या था 1, phi क्या था 0.5, तो Ke1 comes out to be 0.5। बिल्कुल इसी तरह जब मैं Ke2 के लिए सारी एक्सरसाइज करूंगा तो E2 क्या था 2.5, phi तो वही रहेगा 0.5, चूंकि मैटर वही है, तो Ke2 comes out to be 2। Ke1 यानी पहले केस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.5, और Ke2 यानी दूसरे केस में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 2। जब आप इन दोनों काइनेटिक एनर्जीज की रेशियो लेंगे तो Ke1 over Ke2 comes out to be 0.5 over 2। Now Ke1 half mv1 square, Ke2 half mv2 square, and 0.5 over 2 can be written as 5 by 20। हाफ m और हाफ m कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर comes out to be 1 by 4, कि जिसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो v1 by v2 comes out to be 1 by 4 का स्क्वायर रूट यानी 1 by 2। आपके 106 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा।
Question number 107. A photon of energy 3.4 eV, now this is capital E, is incident on a metal having the work function of 2.3 eV. Now this is phi. The maximum kinetic energy of the photoelectrons is. Einstein की photoelectric effect equation, K max या maximum kinetic energy is equal to E minus phi. E कितना था 3.4, phi कितना था 2.3. So K max comes out to be 1.1 eV. आपके 107 MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली. Question number 108. If a surface has a work function of 3 eV electron volt, the longest wavelength of the light which will cause the emission of photoelectrons will be. पहले भी ये फॉर्मूला हम लोगों ने आज पढ़ा. वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू एफ नॉट. आगे आपको पता है कि f किसके बराबर होता है? c बाय लैम्डा. तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h f नॉट इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा नॉट. यहां से लैम्डा नॉट को उधर ले आए तो लैम्डा नॉट कम्स आउट टू बी एस सी ओवर 5. नाउ h 66 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 35, c 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 8, 5 3 और चूंकि ईवी में और जूल में लेके आना है तो डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 या 16 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 20. प्लीज ध्यान से देखिएगा. फिर 3 और 3 आपस में क्या होगा? कैंसिल. अगर मैं क्या ले लूं 64 तो 64 ओवर 16 इज 4. तो आपके आंसर का पहला नॉन जीरो नंबर क्या होगा? 4. और आपका आंसर 4 के आसपास ही आएगा. पहला नॉन जीरो नंबर 4 मुझे अल्फा और चार्ली में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अल्फा इज 4.8, दैट इज ऑलमोस्ट 5. तो आपके 108 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली. क्वेश्चन नंबर 109. द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज 4:1. यानी प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की वेलोसिटीज की रेशियो क्या है? 4:1. पहली बात. दूसरी बात, प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? 1p1. तीसरी बात, अल्फा का मतलब क्या होता है? 2he4. तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया है कि ऊपर मास नंबर लिखे जाते हैं और नीचे चार्ज नंबर लिखे जाते हैं. तो अल्फा का मास प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा है और अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन से 2 गुना ज्यादा है. द रेशियो ऑफ देयर de Broglie wavelength is. Now de Broglie wavelength is lambda equals h over mv. h is the constant, so de Broglie wavelength is inversely proportional to product of mass and velocity. यहां से रेशियो निकाल लें तो lambda proton over lambda alpha is equal to m alpha v alpha over m proton q proton. ठीक हो गया. बल्कि यहां पे क्या होना चाहिए? v proton. Now प्लीज ध्यान से देखिएगा, m alpha over m proton. m alpha is 4, m proton is 1. v alpha over v proton. Now v proton over v alpha क्या था? 4:1. तो v alpha over v proton क्या आ जाएगा? 1:4, जिसमें 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा. 109th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? 1:1, यानी 109th एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा. Question number 110. X-rays are similar in nature to the. X-rays are electromagnetic waves, so they are similar to the nature of beta, यानी gamma rays. लेकिन इसमें एक एक ऑप्शन डिस्कस कर लें. अल्फा क्या है? साउंड वेव्स. तो साउंड वेव्स आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, मैकेनिकल वेव्स होती हैं. चार्ली क्या है? बीटा रेस. तो बीटा रेस आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि एक्स-रेस क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स. सो 110 का आंसर होगा बीटा गैमा रेस. वो भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स. 111. एक्स-रेस आर डिफ्लेक्टेड बाय. एक्स-रेस कैरी नो चार्ज, सो दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड. 111th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा. Question number 112. Which of the following X-ray or follow Moseley law characteristics? X-ray basic book की information. 112 का आंसर क्या होगा? बीटा. Question number 113. Which series of hydrogen spectrum contains wavelength in ultraviolet region? जिसका ताल्लुक हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल के साथ है. 113 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? लेमन सीरीज, यानी बीटा. Question number 114. Formula for the wavelength of the Balmer series is given by this, where n is. याद रखिएगा, n हमेशा अपने प्रिंसिपल शेल से कम एक जायद नंबर से स्टार्ट हो रहा होता है. बार्मर सीरीज डील करती है विजिबल रीजन को और हाइड्रोजन एटम के सेकंड शेल को. तो जो n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो सेकंड शेल से कम एक जायद नंबर से स्टार्ट हो रहा होगा. यानी n कहां से स्टार्ट हो रहा होगा? 3 से 4, 5, 6 एंड सो ऑन. 114th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? n equals 3, 4, 5, यानी 114 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा. और ऑफ कोर्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर द ब्रैकेट सीरीज, द वैल्यू ऑफ n टू बी यूज्ड इज फॉर इन द फॉलोइंग फॉर्मूला विल बी.
एक रफ सा शॉर्टकट है, एज इट इज कोई रूल नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए याद रखने का तरीका, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या मतलब, मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एन क्या यूज करना पड़ेगा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम एन तमाम सीरीज के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी। दूसरा जुमला, मैक्सिमम यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए एन क्या यूज करना पड़ेगा, मिनिमम, और मिनिमम एन हर सीरीज के लिए डिफरेंट होता है। मसलन लेमन सीरीज कहां से स्टार्ट होती है, लेमन सीरीज हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल को कॉरस्पॉन्ड करती है, तो इसमें एन कहां से स्टार्ट होगा, 2, तो मिनिमम एन लेमन सीरीज के लिए क्या आएगा, 2। बार्मर सीरीज हाइड्रोजन एटम के सेकंड शेल को स्टार्ट करती है, तो उसके लिए एन कहां से स्टार्ट होता है, 3 से, तो बार्मर सीरीज के लिए मिनिमम एन क्या आएगा, 3, एंड सो ऑन। ये आपको जो सीरीज दी हुई है ब्रैकेट, ये किस, इसका बेसिक प्रिंसिपल शेल कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, 4, तो इसके लिए एन कहां से स्टार्ट होगा, 5 से, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। तो अगर हमने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी होती हो तो एन क्या यूज होगा, इन्फिनिटी, लेकिन यहां पे हमने क्या करना है, मैक्सिमम यानी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, तो एन क्या यूज होगा, मिनिमम, और ब्रैकेट सीरीज के लिए मिनिमम एन 5 है। आपके 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, n इक्वल्स 5, यानी आपके 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, 40। सो होपफुली पिछले लेक्चर्स की तरह इस लेक्चर में भी आपको तमाम सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।